चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति की बदौलत एक सुपर पावर के रूप में खुद को स्थापित किया है, लेकिन अब उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है और जिसमें कोविड-19 महामारी भी शामिल है। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के बीच एक आम सहमति बन गई है कि 2023 में चीनी अर्थव्यवस्था में आई ये मंदी उसकी पूर्व नीतियों का परिणाम है, न कि कोविड-19 और इसके जवाब में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लिए गए त्रुटिपूर्ण फैसले। उनका मानना है कि ये एक अधिक गंभीर और स्थायी मुद्दे हैं। दरअसल लगभग 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से चीन निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता का पर्याय रहा है। करीब 1.4 अरब लोगों की विशाल आबादी वाले इस देश ने जैसे जैसे वैश्विक सामानों के लिए अपनी मांग में इजाफा किया, वैसे वैसे ही इसने पूरी दुनिया में खुद को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। चीन ने हॉलीवुड फिल्म्स, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑस्ट्रेलियाई खनन वाले लौह अयस्कों की मांग में इजाफा कर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इतने वर्षों से विश्व का ये भरोसेमंद इंजन अब मंदी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इससे जहां एक तरफ चीन चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी आर्थिक असर पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनसे चीन की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो देखा जाए तो लंबे समय से वैश्वीकरण के लाभ उन्मुख प्रतिपादन की धुरी के रूप में खड़ा चीन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अद्वितीय अनिश्चितता की अवधि के दोराहे पर खड़ा है। जहां साल 2022 में चीन की विकास दर महज 3% थी, वहीं दिसंबर 2022 में निकी द्वारा 37 अर्थशास्त्रियों को शामिल करते हुए किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात कही गई थी कि 2023 के शुरुआती महीनों में चीन की विकास दर के धीमी रहने के बावजूद वो साल के उत्तरार्ध में मजबूत सुधार कर लेगा। इन अर्थशास्त्रियों ने औसतन चीन में 4.7% की जीडीपी वृद्धि दर की भविष्यवाणी की थी, जबकि अधिकांश पूर्वानुमान 4.0 से 5.9% के दायरे में आते थे। हालांकि चीन की रिकवरी के लिए सबसे आशावादी परिदृश्य में भी ये संभावना नजर नहीं आ रही कि वो दशकों से अनुभव की गई असाधारण उच्च विकास दर पर वापस लौट आएगा। ऐतिहासिक रूप से साल 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन की जीडीपी प्रतिवर्ष लगभग 10% की औसत दर से बढ़ी है। विश्व के आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में चीन की मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और जो कि सदी की शुरुआत में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर से 10 गुना बढ़कर 2021 तक लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन अब ये परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। आने वाले समय के लिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चीन की विकास दर और ज्यादा धीमी होकर 2 से 5% के दायरे में सिमट जाएगी। इसके अलावा कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के माइकल पेटिस की माने तो चीन में मंदी के संकेत केवल आंकड़ों में ही नजर नहीं आ रहे, बल्कि पिछले एक दशक से उत्पादक निवेश में भी गिरावट आई है। अर्थशास्त्री इसके कई कारण बता रहे हैं, जैसे कि शेंजन और तियानजिन जैसे विनिर्माण केंद्रों सहित विभिन्न चीनी शहरों में कोविड-19 के प्रभाव ने उद्योगों में आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर दिया। इसके कारण उपभोक्ता खर्च में भी कमी आई। इसका असर खाद्य और पेय पदार्थ, खुदरा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। उच्च ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और यूक्रेन संघर्ष जैसे बाहरी कारकों ने अमेरिका जैसे देशों में मांग को घटा दिया है, जिससे ये केंद्र प्रभावित हुए हैं। हालांकि इसके प्रभाव को कम करने के लिए चीन की सरकार ने छोटे व्यवसायों, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट को समर्थन देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 203 बिलियन डॉलर की बड़ी योजना पेश की है। लेकिन उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने, विकास लक्ष्यों को पूरा करने और नौकरियां पैदा करने के लिए ये काफी साबित नहीं हो पाया है। इस वजह से अभी भी सरकारी पहल की संभावना बनी हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्त गतिविधि और इसमें व्याप्त निराशावाद ने निस्संदेह आर्थिक विकास की गति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसका अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र और इससे संबंधित उद्योग चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 1/3 हिस्से के बराबर हैं। दरअसल जब रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का विश्वास कम होता है, तो इससे समग्र आर्थिक स्थिति के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है।
और चीन के हालिया समय में कई घर खरीदारों ने अधूरी संपत्तियों के लिए भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना है। साथ ही नए घरों की मांग भी कम हो गई है। इससे निर्माण संबंधी वस्तुओं का आयात कम हो गया है। रियल एस्टेट बाजार को समर्थन देने के बीजिंग के प्रयासों के बावजूद इस साल कई शहरों में घर की कीमतों में 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सिचुआन और चोंगकिंग में लू और सूखे जैसे गंभीर मौसम की घटनाओं का चीन के उद्योगों पर स्थायी प्रभाव पड़ रहा है। एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग ने बिजली ग्रिड पर दबाव डाला है, जो उस क्षेत्र में जल विद्युत पर बहुत अधिक निर्भर था। इसके कारण आईफोन, फॉक्सकॉन और टेस्ला सहित प्रमुख कारखानों में व्यवधान उत्पन्न हुए। साथ ही चीन के सांख्यिकी ब्यूरो ने मुनाफे में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। अकेले लौह और इस्पात उद्योग में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के पहले 7 महीनों में 80% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चीन की तकनीकी दिग्गज कंपनियों पर 2 साल से जारी नियामकीय कार्रवाई स्थिति को और खराब कर रही है। टेंसेंट और अलीबाबा ने हाल ही में राजस्व में पहली बार गिरावट दर्ज की है। टेंसेंट का मुनाफा करीब 50% कम हो गया है और अलीबाबा की शुद्ध आय आधी हो गई है। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण विदेशी निवेशक चीनी कंपनियों से विनिवेश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा से बड़ी रकम वापस ली है और वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अकेले इस वर्ष के उत्तरार्ध में टेंसेंट में $7 बिलियन से ज्यादा के निवेश की निकासी देखी गई है। इन सब के इतर आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण चीन में घटती जनसंख्या भी है। पिछले साल 6 दशकों में देश की जनसंख्या में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। इससे भविष्य की श्रम शक्ति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन की कुल प्रजनन दर पिछले वर्ष में अभूतपूर्व रूप से गिरकर 1.09 पर आ गई, जो 2 साल पहले 1.30 से कुछ कम थी। चीन में उम्रदराज आबादी देश की आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर रही है। घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णायक उपायों की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के प्रसार के बारे में चिंताओं ने विकास पूर्वानुमानों में गिरावट के नए दौर को प्रेरित किया है। कई प्रमुख निवेश बैंकों ने चीन की आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमानों को समायोजित कर 5% से नीचे कर दिया है। वास्तव में चीन संरचनात्मक चुनौतियों की एक जटिल श्रृंखला का सामना कर रहा है। इसमें घटती उत्पादकता, एक अनुबंधित कार्यबल, अमेरिका और दूसरे देशों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमाएं, रियल एस्टेट में नियामकीय प्रभाव, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मिला जुला रूप आदि शामिल हैं। इन बहुआयामी चुनौतियों ने चीन की विकास दर के 1980 से 2010 तक देखी गई तेज दर पर लौटने की संभावना पर संदेह पैदा कर दिया है। उस समय वार्षिक वृद्धि औसतन लगभग 10% थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्थिक कमजोरी के हालिया संकेतकों ने यह आशंका जताई है कि चीन को सरकारी व्यय में वृद्धि के बिना 2023 के लिए लगभग 5% की अपनी लक्षित आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जबकि 5% कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षित विकास दर से काफी ज्यादा है। विशेष रूप से देखते हुए कि चीन सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% निवेश करता है, जो अमेरिका से लगभग 2 गुना है। हालांकि अर्थशास्त्री अभी भी इस आंकड़े को कुछ हद तक मामूली मानते हैं, फिर भी वर्तमान स्थिति की गहन जांच से पता चलता है कि चीन की आर्थिक संभावनाओं के संबंध में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चीन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारणों की समीक्षा कीजिए।